आज हम MPPSC प्री 2023-24 में जियोग्राफी खंड से आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम NCERT के महत्व को समझेंगे। बाजार में लोग कहते हैं कि NCERT MPPSC प्री के लिए पढ़ना उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, UPSC के लिए पढ़ी जाती है। MPPSC तो केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और लूसेंट और बाकी कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स निकलते हैं, शॉर्ट नोट्स, वहाँ से कवर हो जाते हैं। और NCERT पढ़ना कोई काम की बात नहीं है MPPSC के लिए। है बहुत से जो अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनका अनुभव अच्छा है, वो भी ये कहते हैं कि MPPSC के लिए NCERT नहीं पढ़ना चाहिए, उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं। तो आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बाकी ये जो सभी लोग कहते हैं कि NCERT पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो आज हम देखेंगे 2023-24 के हमने प्रश्न लिए हैं, उनके माध्यम से देखेंगे कि ये कितना महत्व है NCERT का MPPSC प्री के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो आज हम देखते हैं MPPSC प्री 2023-24 में जियोग्राफी NCERT को देखेंगे और जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे कितने आए 2023 में, कितने आए 2024 में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2023 में 10 क्वेश्चन आए, जिसमें से स्टैटिक से 9 क्वेश्चन आए। स्टैटिक से 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन हूबहू NCERT से आए हैं। ये जो 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं हूबहू NCERT से आए हैं। और 2024 में जैसे दिख रहा है 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 2024 में भी 10 क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन स्टैटिक से और 4 क्वेश्चन उसमें से NCERT से आए, 6 में से। ठीक है, तो पहले हम 2023 के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2023 के क्वेश्चन। हालांकि आप देखिए इसमें ये 10 में से 6 स्टैटिक क्यों आए, क्योंकि स्टैटिक पार्ट में जैसे हाँ मैंने लिख रखा है कि स्टैटिक पार्ट में जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण करंट अफेयर के प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो 2024 में आयोग ने क्या किया कि कुछ जनगणना के 1-2 प्रश्न और आर्थिक सर्वेक्षण से 2-3 प्रश्न देखने को मिले इस बार। जैसे 2021 में ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 2021-22 में भारत में दालों का उत्पादन किस राज्य में प्रथम स्थान है। इस तरीके से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 2021-22 में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। वो 2021 में चक्रवात वाला एक क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट में जो आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन था। देखते हैं पहले 2023 के प्रश्न। ये जो लिख रखा है मैंने कि 2023 के प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं, पहले उनको देखते हैं। चलिए, आप देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन था तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन जब पहली बार देखा होगा बच्चों ने तो एकदम से सोचे होंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बहुत सी किताबों में, जनरली लूसेंट वगैरह में ये क्वेश्चन उतनी आसानी से नहीं मिलता, या फिर कोचिंग संस्थानों के भी जो नोट्स होते हैं उनमें भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन देखिए आप, ये हमने NCERT 12th क्लास की पेज नंबर 81, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है उसका। इस मैप को देखिए आप, यहाँ पर तातीपाका तेल शोधन कारखानों के रूप में। और ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये वाला ये आप मैप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। आंध्र प्रदेश का मैप है जिसमें तातीपाका तेल रिफाइनरी शो की गई है। तो इसका आंसर भी, तातीपाका का आंसर भी यही था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको NCERT से हूबहू देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। हालांकि यह क्वेश्चन NCERT ने कवर नहीं किया, पर स्टैटिक पार्ट को ना देखते हुए इसको हम देखेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी 2020 का जब सिलेबस था तो उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी को शामिल किया गया था। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के करंट अफेयर पार्ट से ये क्वेश्चन है। ये गाजा स्ट्रिप जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफी के करंट अफेयर पार्ट से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, ये देखिए आप, अगला प्रश्न है ये बेलाडीला, केंदुझर, बालाघाट, कुद्रेमुख, ये जो स्थान थे और ये कौन से राज्य में है। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कवर किया गया। जियोग्राफी NCERT क्लास 10th, जियोग्राफी NCERT क्लास 10th में ये देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 57 पर एक मैप दिया हुआ है। उसमें सभी ये जो साइट्स दी हुई हैं, सभी साइट्स को उस मैप में कवर किया गया है। इस पेज नंबर 57 पर आप देखना अपनी NCERT खोलकर, उसमें आपको जरूर दिखेगा। यहाँ देखिए बालाघाट, बालाघाट यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में बालाघाट शो कर रही है। ये केंदुझर, ये अपना
उड़ीसा में कवर कर रहा, सॉरी। इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है। इसके बाद में ये कर्नाटक कुद्रेमुख है। तो इस तरीके से एज इट इज क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से। अब देखिए इसके बाद में ये देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। ये क्वेश्चन जिसने पहली बार देखा उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसके कुछ क्वेश्चन का किसी ने आंसर लगाया पर्वतनी, किसी ने भूकंप, किसी ने प्लेट परिवर्तन की, श्योर नहीं थे बच्चे इस पर। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में एज इट इज कवर किया गया है। एज इट इज आयोग ने एज इट इज उसको उठाया है। एनसीईआरटी कौन सी है? 11th क्लास के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पेज नंबर 48 आप देखिएगा खोलकर। बिल्कुल सेट भी उसी तरीके से पटल विरूपण यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। अब यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि पटल विरूपण के अंतर्गत इनमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहली पर्वतनी प्रक्रिया, ये दी हुई है ए ऑप्शन में। इसके बाद में है भूकंप, ए सी ऑप्शन में। और तीसरा है चौथे नंबर पर प्लेट परिवर्तन की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बिस्मांगी। बिस्मांगी क्रिया जो है शामिल नहीं होगी, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? बिस्मांगी होगा। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सही परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। सिंपल क्वेश्चन था, बट देखेंगे हम एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी 7th क्लास की, हमारा पर्यावरण, पेज नंबर 22 आप खोलिए और देखेंगे आपकी यहाँ सीधा लिखा हुआ है ये क्षोभ मंडल। इसका आंसर ये क्षोभ मंडल था, डी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं, ये देखें। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ था। समताप मंडल इसका आंसर हो नहीं सकता था, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होती है, शांत वातावरण होता है यहाँ पर। यहाँ ये समताप मंडल जो है विशेषकर जाना जाता है वायुयान या हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त दशा यहाँ पर पाई जाती हैं। वायुमंडल तो एक्सोस्फीयर वो सबसे ऊपर चला जाएगा। मध्य मंडल, इसमें इस तरह की कोई मौसमी गतिविधियां होती नहीं है, तो इसका उत्तर क्षोभ मंडल निकल के आता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको देखिए 7वीं एनसीईआरटी में सीधा सा कवर किया हुआ है। अगला प्रश्न, नासिक जिले में त्रंबक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी, कौन सी है भाई? शत्रुंजी, भद्रा, ढाढर, बैतरणी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी सीधा मिलेगा आपको। ये देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। एनसीईआरटी कौन सी है? एनसीईआरटी 11th क्लास की, भारत का भौतिक पर्यावरण, पेज नंबर 29 आप देखिएगा। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है आप देखिए, शत्रुंजी, भद्रा, ढाढर, बैतरणी। एनसीईआरटी में एज इट इज ऊपर से नीचे तक ऑप्शंस दिए हुए हैं। शत्रुंजी ये में, उसके बाद भद्रा, भद्रा दिया हुआ है, ढाढर, ढाढर दिया हुआ है, और इसके बाद में बैतरणी। तो ये देखिए बैतरणी भी, इसका ये जो, सॉरी, इसका ये जो आंसर था बैतरणी, ये देखिए। वो लोग जो कहते हैं कि एनसीईआरटी का महत्व नहीं है एमपीपीएससी के लिए, आप उनके लिए कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का कैसे महत्व नहीं है। ये देखिए अगला प्रश्न, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया। जनरली जो कोचिंग संस्थानों के मटेरियल होते हैं उनमें ये क्वेश्चन क्वेश्चन शायद कवर नहीं किया गया होगा, लेकिन देखिए एनसीईआरटी में एक बॉक्स में सीधा दिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी कौन सी है? क्लास 12th की, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, पेज नंबर 83 आप निकालिएगा। और इसमें पहली ही लाइन लिखी है एक बॉक्स में, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास बोजेओ शहर इदाहो यूएसए में हुआ था। और ये इसका आंसर भी यही है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं उसके सभी के आंसर एज इट इज मिले हैं, कोई भी घुमा के प्रश्न अभी तक नहीं देखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन सिंपल था, लेकिन वहां पर बच्चे एग्जाम हॉल में जरूर कंफ्यूज होंगे, मणिपुर को लेकर, मिजोरम को लेकर। त्रिपुरा और नागालैंड एलिमिनेट हो गए होंगे, बट मणिपुर मिजोरम में कंफ्यूज हुए होंगे, क्वेश्चन गलत हुआ होगा। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से, पेज नंबर 15 आप देखिएगा इसका। मैंने भी अपनी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से किया हुआ था, लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में था तो मेरे से भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आप देखिए यहाँ पर मोलेसिस बेसिन दिया हुआ है, मिजोरम स्पष्ट लिखा हुआ है, मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। आंसर आपका क्या था?
आंसर आपका मिजोरम था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज कवर किया गया। आप देखिए कितने क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन अपने स्टैटिक से आए थे, 9 में से 8 क्वेश्चन आपको 2023 में एनसीईआरटी से मिल गए हैं। तो फिर क्या इसका महत्व नहीं है? ये देखिए आप, 2023 में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 9 क्वेश्चन स्टैटिक से, 9 में से 8 एनसीईआरटी से आए हुए हैं, और इसका प्रूफ विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि चलिए ये 2023 के क्वेश्चन थे। अब 2024 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2024 में 10 में से 6 क्वेश्चन स्टैटिक से आए थे। 6 क्यों आए स्टैटिक से, बाकी कौन से क्वेश्चन थे? तो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि कुछ क्वेश्चन थे इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से, और कुछ क्वेश्चन एक दो करंट अफेयर, जैसे जो 2021 का चक्रवात वाला क्वेश्चन था वो करंट अफेयर का ही मानेंगे, स्टैटिक का नहीं कह सकते उसको। और जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे से आए थे 2021 का, दाल उत्पादन वाला राज्य प्रथम कौन सा है। इसके बाद में जनगणना का भी क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ पर कम था। ये क्वेश्चन था कि 2021-22 में जब सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा था। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन। बाकी 6 क्वेश्चन स्टैटिक थे पूरी तरीके से, उसमें से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं एज इट इज। आप पहला क्वेश्चन देखिए, एक नया टॉपिक जोड़ा था इस बार, आयोग ने नया टॉपिक जोड़ा था एल नीनो वगैरह करके, जियोग्राफी वाला सेक्शन। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें, सही नहीं है और सही है, इसको अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन गलत हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक्स की वजह से हमारा प्री भी नहीं निकलता है कई बार। देखिए पहला ऑप्शन है, एल नीनो एक समुद्री जल धारा जो पेरू तट पर प्रकट होती है। बिल्कुल सही बात है, पेरू तट पर प्रकट होती है, समुद्री जल धारा है, गर्म जल धारा है। ठीक है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, बिल्कुल सही बात है, कमजोर करती है। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है नहीं। आप एनसीईआरटी में देखिए, ये क्या, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का भौतिक पर्यावरण, पेज नंबर 39 आप निकालिए, और एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें एल नीनो और भारतीय मानसून के संदर्भ में पहली लाइन लिखी हुई है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में, हर 5 से 10 साल में घटित होता है। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, और एनसीईआरटी क्या कह रही है कि भाई एल नीनो घटना 5 से 10 साल बाद प्रकट होती है, प्रति 5 से 10 साल बाद। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हमको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये युग्म वाला एक क्वेश्चन था जो नदियां और उनके उद्गम क्षेत्रों को लेकर था। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे, पूरे उद्गम क्षेत्र जो है एज इट इज कवर किए गए हैं एनसीईआरटी में, और कौन कौन क्लास की एनसीईआरटी में, कि एक ही में है या 2 एनसीईआरटी में, ये भी देखेंगे हम। जैसे पहला कावेरी है, तो कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, और यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां दिया हुए हैं उसका उद्गम क्षेत्र। ठीक है, तो पहले का इस तरीके से पहले का ऑप्शन क्या हो जाता? पहले का ऑप्शन हो जाता 2। पहले का ऑप्शन जैसे ही 2 हुआ, तो ये आपका वैसे ही आंसर आ गया था, एक ही से। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि क्या इसके चारों को ऑप्शन कवर किए गए हैं या नहीं। देखिए, कावेरी का हमने देख लिया, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। इसके बाद में साबरमती, साबरमती का यहाँ पर मेवाड़ पहाड़ियां दी हुई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखा है साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं, मतलब ये मेवाड़ मारवाड़ ये राजस्थान के एरिया से निकलते हुए गुजरात की ओर जाते हैं, और अब सागर में समापन हो जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ताप्ती लिखी हुई तीसरे नंबर पर। ताप्ती का यहाँ पर क्या कवर किया गया? ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से, जैसे ही अगर एमपीपीएससी के आप छात्र हैं तो बैतूल जिले के मुल्ताई, तो बैतूल किस क्षेत्र एरिया में है? क्या विंध्य क्षेत्र में है? नहीं, तो कहाँ पर है? ये सतपुड़ा क्षेत्र में है जी, बिल्कुल सतपुड़ा क्षेत्र में। और ऑप्शन अपना क्या है? ऑप्शन अपना सतपुड़ा श्रेणी है, तो इसका आंसर 3 का 1
ठीक है। इसके बाद में दामोदर नदी देखिए आप, दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार वैसे ही, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम देखें, सीधा का सीधा एनसीईआरटी से कवर हो। कौन सी एनसीईआरटी में भी? एनसीईआरटी 11th क्लास के भारत का भौतिक पर्यावरण, इसमें पेज नंबर 27, 28, 29 आप देखिएगा और आपको ये चारों के चारों ऑप्शन आराम से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कावेरी में और ताप्ती में, क्योंकि कावेरी और ताप्ती नर्मदा से छोटी नदियां हैं। कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को सी और डी में हुई हो। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसके संदर्भ में क्या कवर किया? हालांकि इसका आंसर नर्मदा था, जो 1312 किलोमीटर बहती हुई अरब सागर में समापन होता खंबात की खाड़ी में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में देखते हैं इसमें क्या कवर किया गया। नर्मदा नदी के बारे में देखिए पहले। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा के विंध्याचल श्रेणी से भ्रंश घाटी में बहती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आगे देखिए, लगभग 1312 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 1312 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन हमारा क्या है? ताप्ती। ताप्ती को हमने यहाँ पर कवर कर ही लिया है कि तापी नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है, तो ये नर्मदा से तो छोटी है, इसका मतलब ताप्ती तो उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है कावेरी। कावेरी को भी हमने यहीं पर कवर किया हुआ है। कावेरी, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई एनसीईआरटी में 800 किलोमीटर दी हुई है। 800 किलोमीटर यदि दी हुई है तो नर्मदा से तो ये छोटी हुई, तो इसका मतलब है ये और भी तो एलिमिनेट हो गए। ये और भी एलिमिनेट होते हैं तो अपने पास सी और डी ऑप्शन बचते हैं। नर्मदा की लगभग सभी एमपीपीएससी के छात्रों को पता होती है इसकी लंबाई, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सोन नदी की एनसीईआरटी में लंबाई कवर नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि इसकी लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर है। ठीक है, यदि थोड़ा भी आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा अदर बुक से तो ये शायद ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे आराम से, लेकिन अधिकांश छात्रों ने इसमें उत्तर ठीक ही लगा लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें युग्म वाले क्वेश्चन थे कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसके संदर्भ में क्या कवर किया गया? ये 12th क्लास की एनसीईआरटी भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें आप देखिए एक कोयला मतलब खनिज संसाधन के नाम से टॉपिक होगा, वहां पर एक कोयला सेक्शन में देखिए, तो यहाँ पर लिखा है भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का होता है। गोंडवाना कोयले के संदर्भ में लिखा हुआ है कि गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये एज इट इज लाइन दी हुई है, पश्चिम बंगाल पहले पर, झारखंड उड़ीसा दूसरे तीसरे पर क्रम से। ठीक है, अपने प्रश्न में क्या है कि 50% से अधिक प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी पश्चिम बंगाल नहीं है। यदि पश्चिम बंगाल नहीं है तो दूसरे तीसरे पर क्या है? झारखंड, उड़ीसा। यदि हम झारखंड और उड़ीसा को सही मानते हैं तो मात्र एक ही ऐसा विकल्प है जो इन दोनों को पुष्टि कर रहा है, ये विकल्प है 1 और 3। बाकी ये मध्य प्रदेश जहां जहां है, मध्य प्रदेश में हमें कोयले के ज्यादा निक्षेप नहीं मिलते, तो ये दूसरा ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। तो दो ऑप्शन ए और डी तो वैसे एलिमिनेट हो जाते, बी और सी में कंफ्यूजन होती, लेकिन 12th की एनसीईआरटी में इसके संदर्भ में अच्छा खासा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये तो हुए अपने एज इट इज क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में कवर हुए हैं 2023-24 के क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन हमारे किसान जीवन से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे किसान होंगे उनके माता पिता तो वो ज्यादा इसको सही से समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई। इस तरीके से मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, बुआई, कटाई, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई। ये थोड़े ऑप्शन कंफ्यूजन थे, लेकिन
8 क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें इसको एज इट इज कवर किया गया है। ये देखिए आप, 8 क्लास की एनसीईआरटी, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। यहाँ पर ये थोड़े लाइन काट दिया मैंने, उतना ही पार्ट लिया है जितना काम का था। ये देखिए आप, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये 5 संक्रियाएं, इसकी कुछ संक्रियाएं, 5 संक्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं इसकी कंप्लीटली। तो पहला ही जुताई जैसे ही हम करते हैं कल्टीवेटर वगैरह से, तो इसका मतलब ये कि मिट्टी तैयार करना है। दूसरी संक्रिया है बुआई, ठीक है। तीसरी है सिंचाई और निराई और कटाई, इसमें से निराई को उन्होंने निराई को शामिल नहीं किया है, निराई को शामिल नहीं किया है। तो पहला क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बच्चे ए, बी और डी, ठीक है। मिट्टी तैयार करने के बाद में दिया हुआ है बुआई, एनसीईआरटी में बुआई दिया हुआ है। तो जैसे ही अगर हमें ये वाली बुआई संक्रिया याद रही, तो हमारे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और डी। हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। यदि जिसने भी 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो इस क्वेश्चन को आराम से समझकर सॉल्व कर लेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे, जो कि स्टैटिक तो नहीं थे लेकिन करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे से, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से कवर थे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, ये चक्रवात है, 2021 का है, पश्चिमी घाट पर आया था ये, पश्चिमी तट पर। तो इसमें से कौन सा चक्रवात पश्चिमी तट पर आया था, इसका उत्तर ताउते था। बट ये एनसीईआरटी में कवर नहीं है क्योंकि स्टैटिक पार्ट से रिलेट नहीं करता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है पर्वत चोटियों वाला। हालांकि ये क्वेश्चन का केवल ये ऑप्शन अनाईमुडी एनसीईआरटी में कवर था, बट आयोग ने कुछ मिस्टेक्स के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन देखिए आप, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना के जनरली क्वेश्चन 12th क्लास की एनसीईआरटी में कवर तो है, बट हम इसको स्टैटिक पार्ट का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, और इसको अलग से जनगणना वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे, तो सेक्शन में, इकोनॉमी वाले सेक्शन में हमने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये हमने कवर कर ही लिया है। ये क्वेश्चन ये था, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही है कि 2021-22 के भारत में, मतलब 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। इसका उत्तर तो पश्चिम बंगाल था, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे का है तो एनसीईआरटी में इसको कवर नहीं किया गया। ये क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिया है एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन ये था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो है उड़ीसा इसका, लेकिन एनसीईआरटी में इसको इस संदर्भ में नहीं, उत्पादन के क्षेत्र में दिया हुआ, क्योंकि उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करता राज्य है, ठीक है। हालांकि इसका उत्तर तो उड़ीसा दोनों संदर्भ में भी है, भंडारण में भी और उत्पादन में भी, लेकिन एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से कवर नहीं किया गया। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आपको कैसी लगी वीडियो? यदि आप इस तरीके की और कुछ छोटी छोटी रिसर्च चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और यदि आप बिगिनर हैं और आपको एनसीईआरटी पढ़ने को सजेस्ट किया गया है, नहीं किया गया है, जो भी हो, यदि किया गया है तो आपको यदि असुविधा हो रही है या कठिनाई लग रही है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है या कुछ सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़नी है, यदि सिलेक्टिव पढ़नी है तो कैसा भी उनके चैप्टर पढ़नी है या कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो अपने सिलेबस से कवर हुए हैं वही पढ़ने हैं। यदि आप इस तरह की कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं इस तरह की कुछ छोटी वीडियो इसके संदर्भ में जरूर लेकर आऊँगा। आपके कमेंट के माध्यम से मैं जान पाऊंगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि उस समस्या का अगर मैं समाधान कर पाऊँ आपका, तो ठीक है। थैंक यू।